तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या पूछा है, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो देखो क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है कि जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए ताकि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या बोल सकते हैं डेवलप कर सके। अब इससे पहले एक ब्रॉड आउटलाइन बता दो इसका मतलब क्या होता है। तो क्या हुआ था कि जो फ्रांस है, फ्रांस में पहले राजा महाराजाओं का रूल था। तो क्या था, पहले मोनार्की रूल करती थी उधर। तो मोनार्की को हटा के जब पावर आ गई पीपल के हाथ में, पीपल जो है उधर के जो कॉमन पीपल है उनके हाथ में पावर आ गई। जब पावर कॉमन पीपल के हाथ में आ गई तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो कॉमन आइडेंटिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वहाँ के पीपल के ऊपर। मतलब कि जैसे उनके पीपल को कैसे, जहाँ जितने भी लोग हैं फ्रांस में, तो फ्रांस में जितने भी लोग हैं, अब क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो फ्रांस है, फ्रांस में क्या हुआ, आज़ादी हुई, पहली बार ऐसा हुआ था, आज़ादी मिली थी। तो अब कैसे कॉमननेस डेवलप करेंगे सबके अंदर, कि सब लोग को एकजुट करने को कैसे बोलेंगे कि ये कंट्री हमारा ही है, हमारे लोग हैं, आप सब हमारे लोग हो। जैसे इंडिया में होता है कि इंडिया में अभी हम लोग क्या है, हम लोग जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, जो ये 3 कलर का फ्लैग है, अब इसको कितना हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग जो जितने भी इंडिया के जो लोग जो पीपल है उनको कितने रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो क्या है, इस कॉमन आइडेंटिटी हम लोग के अंदर डेवलप्ड है। तो यही आइडेंटिटी क्या है, फ्रांस के जो पीपल है उनके अंदर डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। आशा करता हूँ ये जो आपको मैंने बताया वो आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन हमको जब समझ गया है कि हम लोग इन लोग ने क्या मेजर्स लिए, या फिर बोल सकते हैं क्या क्या चीज़ें की कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, जब क्वेश्चन हमें समझ गया है तो अब स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। तो सॉल्यूशन, the idea of la patrie, the fatherland, and la citoyen, the citizens, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो देखो, जो फादरलैंड और द सिटीजन्स ये नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में, मैं ब्रैकेट डालना भूल गया। तो आप देखो, अब जो द आइडिया ऑफ ला पैट्री, अब जो ला पैट्री क्या होता है, ला पैट्री मतलब कि फादरलैंड, ला पैट्री मतलब कि फादरलैंड। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भारत माता, भारत माता बोलते हैं हम लोग, मतलब क्या है, भारत हमारी माता है, माता जैसा हम लोग अपने अंदर एक कॉम मतलब कुछ भी इसे डेवलप करके रखे हैं, असली में एग्जिस्ट करती हैं क्या, नहीं करती। तो वैसे ही उधर क्या है, उधर उन्होंने बोल दिया है कि जो फ्रांस है वो हमारे पिता है, उन्होंने ऐसा बोल दिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता, तो उधर उन लोग ने ऐसे बोल दिया कि जो फ्रांस है वो उनके पिता है। तो इतना हमको समझना ला पैट्री मतलब क्या होता है। अब ला ली सिटियन, ली सिटियन मतलब क्या होता है, द सिटीजन्स, तो उधर के जो लोग हैं। अब पहले क्या हुआ करता था, अगर आप क्लास 9 अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको ये पता रहेगा कि क्लास 9 में जो फर्स्ट चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो आप लोग अगर वो अच्छे से पढ़ के आए हो तो जो पॉइंट बोलने वाला आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि उधर हमने देखा था कि पहले फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट हुआ करती थी। तो जो पावर है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हाथ में रहती थी। जो थर्ड स्टेट है उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें क्या किया जाता था, इक्वल राइट्स नहीं दी जाती थी। तो क्या किया गया, ये सब चीज़ को हटाया गया। अब बोल दिया गया चाहे फर्स्ट स्टेट हो, चाहे सेकंड स्टेट हो, चाहे थर्ड स्टेट हो, अब ये सब कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और क्या होगा, जो इक्वल राइट्स मिलेंगे सबको, मतलब सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का हो, कोई ना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शाही घराने से हो, शाही घराने से नहीं बोल सकते, चाहे वो क्या हो, चाहे वो मेजोरिटी ग्रुप का हो, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप का हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है, अब सब लोग इक्वल रहेंगे लॉ के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही क्या करेंगे, सब लोग रहेंगे और सबको इक्वल मिलेगी, इक्वल राइट्स मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैं चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने क्या किया, ला पैट्री मतलब कि भारत बोल रहा हूँ, फ्रांस उनके पिता हैं। और दूसरी बात, सिटीजन्स के लिए क्या किया उन्होंने, सिटीजन्स के लिए क्या किया, इक्वल राइट्स को क्या किया, बनाया। इक्वल राइट्स क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लोग यूज़ करेंगे। इतना हमने समझा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the royal standard। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले जो था, पहले क्या था, मोनार्की का रूल था, राजा महाराजा का रूल था। तो जो उधर पहले राजा रूल करते थे, तो उधर जो राजा रूल करते थे उनका एक अलग अपना फ्लैग था, उनका जो एक अलग था, उसका रॉयल स्टैंडर्ड का एक फ्लैग था उनका। तो जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था, जब मोनार्की ही चली गई, जब राजा महाराजा ही चले गए, तो फ्लैग का क्या फायदा। तो फ्लैग को उठा के उन्होंने उधर का फेंक दिया, जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था, या फिर बोल सकते हैं जो राजा का फ्लैग था, उसे उठा के फेंक दिया। और क्या किया, अब फ्रांस के लिए, फ्रांस के पीपल को कॉमन दिखाने के लिए कि हम लोग एक ही पीपल हैं, हम लोग एक ही लोग हैं। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया का एक फ्लैग है, तो इंडिया को हम लोग उस फ्लैग से, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ इंडिया, तो इंडिया के आपके मन में क्या आ जाएगा, एक फ्लैग, इंडिया का पूरा फ्लैग आ जाएगा। तो वैसे ही क्या है, कॉमननेस डेवलप करने के लिए एक नया फ्लैग भी लाया गया। वो फ्लैग था न्यू फ्लैग ट्राई कलर। ट्राई कलर कौन सा है, ब्लू व्हाइट और रेड कलर का, देखो इधर दिख रहा होगा, ट्राई कलर फ्लैग उन्होंने लाया। उसके बाद द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। अब स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ कॉमन सिटीजन, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, पहले क्या हुआ करता था,
सेम वैसे ही है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को पावर थी, थर्ड स्टेट को नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो क्या कर सकते थे, वो चूज़ कर सकते थे, इलेक्ट कर सकते थे स्टेट जनरल को, उधर का जो जनरल होगा, स्टेट जनरल होगा, उसे मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे उन्हें इलेक्ट कर सकते थे। अब जो थर्ड स्टेट के पास पावर नहीं थी, तो इसको हटा के क्या कर दिया गया, पहले तो अब क्या किया, एक्टिव सिटीजन मतलब बोला गया कि जो स्टेट जनरल है उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली किया गया। अब नेशनल असेंबली इसलिए किया गया क्योंकि क्या है, अब जो राइट्स रहेंगी, इलेक्ट करने की जो राइट्स रहेंगी वो किसके पास रहेंगी, सब ग्रुप्स के पास रहेंगी, चाहे कोई भी हो, इक्वल राइट्स रहेंगी सबको। लेकिन इस समय भी क्या हुआ था ना कि जो वुमेन है, वुमेन को अभी इस टाइम पे भी कुछ राइट्स नहीं मिले थे, जो मैन है उनको ही राइट्स मिले थे। अब उसके बाद न्यू हेम्स वेर कंपोज्ड, ओट्स टेकन, मार्टरी कमेमोरेट, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। न्यू हेम्स, नए नए शपथ लिए गए, उसके बाद न्यू हेम्स बोल रहा हूँ, नए नए राष्ट्रगीत बनाए गए, जैसे जनगण मन हम लोग का इंडिया का है, वैसे उधर कुछ गीत बनाया होगा। उसके साथ ओट्स टेकन, ओट्स मतलब कि शपथ लिए गए, उसके साथ ही साथ मार्टरी कमेमोरेट, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब मार्टरी कमेमोरेट मतलब क्या होता है कि जो शहीद हुए थे, जो फ्रांस को आज़ाद करते टाइम जो शहीद हुए थे, उनको याद किया गया। और क्या किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, मतलब कि ऐसा बोल के याद किया गया कि इन लोग फ्रांस के लिए आज़ाद हुए हैं, मतलब कि फ्रांस के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, कि फ्रांस को जीता, मतलब कि इंडिपेंडेंस दिलाते दिलाते इन लोग मर गए हैं। तो उनका नाम लेके कि नेशन फ्रांस के लिए इन लोग ने ये सब किया, तो वो सब सोच सोच के उन लोग ने याद किया उसको। अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं, हाँ बिल्कुल है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स इन इट्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो अब क्या हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। अब ये क्या है, इसका मतलब कि पहले क्या हुआ करता था कि अलग अलग बोल सकते हैं जो राजा है, राजा क्या करता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉ बनाता था। जैसे उसका एक किंगडम है, तो उस किंगडम में ही क्या करता था, उस किंगडम में वो बहुत सारे जगह पे, जैसे कोई अगर समझ लो कोई जगह है तो वहाँ क्या करता था, वो अलग लॉ बना देता था। और वही किंगडम में दूसरी कोई जगह है तो उधर जाके कोई अलग लॉ बना देता था। मतलब जो राजा है, राजा क्या करता था, राजा एक ही किंगडम में बहुत सारे लॉ लेके आ जाता था, और वो भी सब अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग लॉ लेके आ जाता था। तो क्या किया गया, इसको हटा दिया गया और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो यूनिफॉर्म रहेंगे, पूरे कंट्री के लिए, पूरे टेरिटरी के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये बताया गया है। अब सिक्स पॉइंट देखते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड। अब देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड। तो देखो, अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होता है कि जिसका जो भी पुराना उधार है, उधार जो भी है, उसको क्या किया गया, उसको अबॉलिश किया गया। मतलब कि उनको बोल दिया गया कि अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, तो जिसका भी उधार है वो माफ़ कर दिया गया। उसके साथ ही साथ अ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट वॉज अडॉप्टेड। अब इसका मैं अभी एग्जाम्पल देता कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट क्या होता है। पहले क्या हुआ करता था, जो पहले है जो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था ना, वो बहुत अलग था। तो क्या अलग था, जैसे कि पहले क्या होता था, एक मिनट पेन लेके बताता हूँ। तो जैसे पहले ये देखो, इधर 1 मीटर कपड़ा, समझो एक जगह 1 मीटर कपड़ा इतना है और एक जगह 1 मीटर कपड़ा इतना है। तो मतलब क्या हुआ करता था कि एक ही कंट्री में, ये क्या बोल सकते हैं कि एक ही जगह पे ही 1 मीटर का दो मतलब होता है, 2 से भी ज़्यादा मतलब होता है। मतलब क्या था, यूनिफॉर्म नहीं था, कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे बोल सकते हैं कि समझो, ये देखो, ये अलग अलग पत्थर से मेजर किया जाता है। उन लोग क्या करते थे, पत्थर उठा लेते थे और बोलते थे ये पत्थर 1 किलो का है, और इस 1 किलो से उन लोग मेजर कर देते थे। मतलब क्या था, कुछ कॉमन नहीं था, कि वेट और मेजरमेंट के लिए कुछ कॉमन नहीं था। कि हम लोग को क्या पता कि अब ये 1 किलो का पत्थर है कि नहीं, कि ये 1 किलो का पत्थर है कि नहीं, कि पत्थर को लेके आ जाता था, पत्थर से मेजर कर लिया जाता था। तो ये सब चीज़ को हटा के क्या किया गया, वेट और मेजरमेंट को यूनिफॉर्म कर दिया गया। मतलब कि अब अगर 1 मीटर कपड़ा, ये पूरा 1 मीटर कपड़ा अगर इतना है तो ये पूरे कंट्री में रहेगा। मतलब कि पूरी कंट्री में 1 मीटर कपड़ा इतना ही रहेगा, ना ही क्या ये रहेगा, ना ही ये रहेगा। 1 मीटर कपड़ा इतना रहेगा अगर रहेगा तो। ऐसा बोला गया है कि एक जितना भी रहेगा, जो भी वेट और मेजरमेंट का सिस्टम है, वो पूरे कंट्री में कॉमन रहेगा, ये बोला गया। अब उसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेजेस, मतलब कि जो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी उस कंट्री में, उसको सपोर्ट ना करके क्या किया गया, and French as it was spoken and written in Paris become the common national language for of the nation। अब क्या हुआ कि जो रीजनल डायलेक्ट्स है, मतलब कि बोल सकते हैं अलग अलग जो लैंग्वेज बोलते हैं सब लोग, जितने भी लैंग्वेज बोलते हैं फ्रांस में बहुत सारे लैंग्वेज बोलने लगे। क्यों, कैसे, अब जो किंग है, किंग क्या करता है, किंग किंगडम को कैप्चर करने का काम करता है। क्योंकि जब किंग किंगडम को कैप्चर करता है अलग अलग, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ के पीपल है अब वो भी किंग के अंडर ही आ जाते हैं ना। तो जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे अलग अलग लोग थे, बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स थी। तो उसके चलते क्या होता था, उसके चलते अगर कोई भी एक लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाता तो वाट लग जाती, कि उधर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता, लड़ाई हो जाती। तो इसको
छोड़ के क्या किया गया, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच, क्योंकि उसको फ्रांस और क्या बोल सकते हैं, उन्हें पेरिस में लिखा जाता था, मतलब कि पेरिस में वो लैंग्वेज बोली और लिखी जाती थी, इसलिए वो लैंग्वेज का सपोर्ट किया। और क्या किया गया, फ्रांस में क्या, फ्रांस है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन कर दिया गया और बोला गया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। अलग अलग रीजन जो अलग अलग रीजन के लोग हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जिनके भी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है, उनको ना सपोर्ट करके फ्रेंच लैंग्वेज को सपोर्ट किया गया और उसे नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। तो हमने समझ लिया कि क्या क्या इधर हुआ। तो यही था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।